नमस्कार दोस्तों। आज मैं सामान्य जागरूकता को पढ़ाऊंगी। इसके पहले हिंदी के जितने भी टॉपिक थे उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज शुरू करते हैं सामान्य जागरूकता। इसमें पहला टॉपिक दिया है भारत के पड़ोसी देश। इसमें प्रश्न है दोस्तों, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देश है लंबाई और सीमा से संबंध भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश, इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन का 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। नेपाल का हो जाएगा 1751। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार का 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। भूटान का 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान का हो जाएगा 106 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हो जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जिसे भारत से पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ये हो जाएगा 7 देशों से। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के साथ साझा करता है। अगला है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? ये हो जाएगा बांग्लादेश से। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा टॉपिक है, देश, राजधानी एवं मुद्रा। इसमें प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? इसमें हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। मैरीवर्ल्ड लैंड तथा वीर तविल ट्रायंगल। पृथ्वी पर केवल 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता है। मैरीवर्ल्ड लैंड अंटार्कटिका का एक हिस्सा है, जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व विहीन क्षेत्र है। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये हो जाएगा पर्थ। क्या हो जाएगा? पर्थ। विश्व में ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भून का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कालगुरली व कूलगार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। यह विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है, कोसियुस्को 2228 मीटर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी टारस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के बीच में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो इसमें हो जाएगा बाकू। क्या हो जाएगा? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की है। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित है, जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित देश है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो ये हो जाएगा इटली। इटली क्या है? अल्पाइन देश। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्र में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवानिया तथा स्विट्जरलैंड है। ये देश आल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। नोट में है, आल्प्स पर्वत मुख्यतः यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आगे है, माले की राजधानी है। तो माले की राजधानी क्या है? तो यह जाएगा मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1192 टापू हैं। इनमें से 200 पर बस्ती है। इसकी राजधानी माले है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजभाषा धीवेही या माही है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्वीडन का स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड का बर्न हो जाएगा लक्समबर्ग। तो हो जाएगा लक्समबर्ग। स्पेन का हो जाएगा मैड्रिड। क्या हो जाएगा? मैड्रिड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश हो जाएगा बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसमें 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। ये देश उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाख्स्तान,
ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। अगला है दुनिया का सबसे छोटा देश है, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर या 108.7 एकड़ है। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनेडा स्थित है, तो ये हो जाएगा कैरिबियन सागर में। आगे है इसमें ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी। तो इसमें तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, क्या हो जाएगा तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, और केन्या का हो जाएगा नैरोबी, और नामीबिया का हो जाएगा विंडहॉक, क्या हो जाएगा विंडहॉक, और मोरक्को का हो जाएगा रबात। इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तंजानिया का क्या है डोडोमा, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का हो जाएगा विंडहॉक और मोरक्को का रबात। आगे प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसका विवरण निम्नवत है। साओ टोम और प्रिंसिप, दूसरा है गैबान, 3 है कांगो गणराज्य, 4 है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 है युगांडा, 6 है केन्या, 7 है सोमालिया, 8 है मालदीव, 9 है इंडोनेशिया, 10 है किरिबाती और 11 है इक्वेडोर, 12 है कोलंबिया और 13 है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। ये हो जाएगा ब्राज़ील। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 85,14,877 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पाउलो कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अबू धाबी की राजधानी है, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, क्या हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे है इसमें देश और राजधानी कुछ है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसका हो जाएगा अबू धाबी, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया का सियोल, इटली का रोम। अगला है पटाका किस देश की मुद्रा है, तो ये हो जाएगा मकाऊ, क्या हो जाएगा मकाऊ। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। पनामा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है। लाओस का लाओ की मुद्रा है और मकाऊ का पटाका, और मैक्सिको का हो जाएगा मैक्सिकन पेसो। तीसरा टॉपिक है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा। 1987 ईस्वी तक यह केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, तो किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि इस राज्य की जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा नेपाली समुदाय से संबंधित है। नेपाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी भाषा का उपयोग होता है। यहाँ का प्रमुख धर्म हिंदू एवं बौद्ध है। आगे है, यहाँ पे बताना है किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो कब आया था? तो ये हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। आगे है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये हो जाएगा 1972 में। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चौथा टॉपिक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद। इसका प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ये हो जाएगा 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्ति रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो इसमें हो जाएगा स्पीकर। क्या हो जाएगा? स्पीकर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर, जिसको अध्यक्ष भी कहते हैं, के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है।
लोकसभा स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? तो कौन सा कार्यवाहक नहीं है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न हैं। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1976 तक था। अगला है इसमें राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बी डी जत्ती तो 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो हो जाएगा 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? इसमें हो जाएगा 6वें नंबर के। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। अगला है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौवें स्थान पे हैं? तो ये हो जाएगा 14वें है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कितने? तो ये हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु वह इसके पूर्व अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एक एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो इसमें हो जाएगा केवल 1 और 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के लिए तथा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के लिए में स्पष्ट किया गया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो यह जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रपति जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो हो जाएगा राज्यसभा। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, श्री बी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति और श्री बी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो इसमें हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की
सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है तथा लोकसभा निचले प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु राष्ट्रपति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। आगे है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। आगे है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदस्य है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में एक है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। भारतीय संसद का उच्च सदन सभा राज्यसभा को कहा जाता है। तो क्या है, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ मामलों में, विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में, लोकसभा से कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा विधेयकों में संशोधन हेतु सुझाव देने तक ही राज्यसभा सीमित है। वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करने संबंधित प्रावधानों की राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 13 मई 1952 में। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई
1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक तथा अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। आगे है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा या विधानसभा में, तो इसका हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये 1 घंटा। शून्यकाल शताब्दी का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना दी जाती है। अगला है, शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है।
यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यह बताना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये हो जाएगा 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो हो जाएगा 552। क्या हो जाएगा? 552। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों की निर्वाचित क्षेत्रों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भारत के लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। अगला है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? दिया जाएगा 131। लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। आगे है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। लोकसभा निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो किसका रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़। किसका? डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ को 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में
लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 80। तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र 80 है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 545 है, जिनमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो इसमें आपका आंसर देख लेते हैं। भारत संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश से 80 तथा गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित हैं। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीट 26 और 11 37 होगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम यहाँ पे बताना है कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा 50। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगला है बताना को विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति है। तो किसके पास है? तो हो जाएगा राज्यपाल के पास। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान एवं विघटन भी कर सकता है। आगे है किसी विधान सभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60 एवं 500। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है। अगला है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसमें हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के भांति ही विधानसभा की पहली बैठक में होता है। 5वां टॉपिक है राष्ट्रीय एवं
अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के रूप में मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 जून को। आगे है इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि राष्ट्रीय एकता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो हो जाएगा 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण द्वारा की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 143 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस के प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर। 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। आगे है, सितंबर माह की प्रमुख दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
8 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस संपूर्ण विश्व में 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं बाघ संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया और 2022 तक बाघों की संख्या में दुगुनी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो ये हो जाएगा 1 अगस्त। वर्ष 2018 में पृथ्वी ओवरशूट दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस, जिसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अर्थ ओवरशूट दिवस वह तिथि है जब किसी दिए हुए वर्ष में मानव की पारिस्थितिकीय संसाधन एवं सेवाओं की मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा सृजित इन संसाधनों एवं सेवाओं से अधिक हो जाती है। वर्ष 2017 में यह 2 अगस्त को तथा 2018 में 1 अगस्त को यह दिवस मनाया गया था। वर्ष 2019 में अर्थ ओवरशूट दिवस विगत 20 वर्षों में पहली बार 2 महीने पहले 29 जुलाई को ही आ गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। किर्गिस्तान 31 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग हुआ। ट्रिनिडाड व टोबैगो 31 अगस्त 1962 को तथा मलेशिया 31 अगस्त 1957 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुए। अतः इन तीनों देशों में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आगे है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसको समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। आगे है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान तथा कालजयी हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936 ईस्वी दिलाया था। ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है, जिसकी आत्मकथा गोल नाम से प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। मानवाधिकार दिवस कब? तो मानवाधिकार दिवस हो जाएगा 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है एवं 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि
दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो ये हो जाएगा 11 जुलाई को। अगला है यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को यूएनओ ने विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। आगे है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु राष्ट्रहित में शुरू किया गया कार्यक्रम है। अगला है श्रमिक दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला बताना अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। संयुक्त राज्य सभा द्वारा 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 3 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति के साथ शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के जश्न में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया है। अगला है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा शहीद दिवस। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस 8 मई 1828 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस एवं एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित तिथियां निम्नवत हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, मजदूर या श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अगला है निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें है विश्व डाक दिवस, ये हो जाएगा 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी,
अधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी। इसमें आगे है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसमें हो जाएगा 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2019 में। वर्ष 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तहत विभिन्न आयोजनों हेतु यूनेस्को शीर्ष संगठन के रूप में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व की लगभग 6700 भाषाओं में से 96% विश्व की मात्र 3% जनसंख्याओं द्वारा बोली जाती है। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2019 के मातृभाषा दिवस का मुख्य विषय विकास, शांति, निर्माण और सामंजस्य हेतु स्वदेशी भाषाओं के मायने हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 24 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। 20 दिसंबर 2018 को लोकसभा ने अधिनियम में संशोधन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 पारित किया। इस बिल में कम सजा का प्रावधान किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो 4 जनवरी। आगे है, इसमें वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। वर्ष 2019 में 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता फैलाने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है। 2015 का थीम 7 बिलियन ड्रीम्स 1 प्लैनेट कंज्यूम विथ केयर। 2016 का थीम है गो वाइल्ड फॉर लाइफ। 2017 का हो जाएगा कनेक्टिंग पीपुल टू नेचुरल। 2018 का है बीट द प्लास्टिक पॉपुलेशन, नई दिल्ली में आयोजित। 2019 का है बीट द एयर पोल्यूशन। क्या है? बीट द एयर पोल्यूशन। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? तो हो जाएगा 2 जून 2015 को। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि कबीर दास का जन्म एक मुस्लिम दंपति के घर बनारस लहरतारा में हुआ था।
उनकी प्रमुख कृतियाँ बीजक, साखी, कबीर, ग्रंथावली और अकराम सागर है। उनकी जयंती 2 जून को मनाई जाती है। 6वां टॉपिक है विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय। इसमें है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा संघाई। ब्रिक्स अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय संघाई जो चीन में है। प्रत्येक देश का समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है। किसी के पास वीटो पावर नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा द हेग में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1986 ईस्वी को की गई थी। 1946 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिसमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो ये जगह वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1857 को की गई थी। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 167 है। इसके वर्तमान प्रमुख अर्जेंटीना की राफेल ग्रॉसी है। इन्होंने जुलाई 2019 में युकिया अमानो की मृत्यु के बाद पद संभाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 5 अस्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन महासभा अपनी 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? तो इसमें हो जाएगा बी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी है। आगे है इजराइल के मुद्दे पर विवाद से प्रभावित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से त्याग पत्र दे दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है तथा उनकी रक्षा करना है। UNHRC का 38वां सत्र 18 जून 2018 से लेकर 6 जुलाई 2018 को संपन्न हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं? तो इसमें हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। आगे है इसमें 4 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया।
तथा 24 अक्टूबर 1945 को सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी एवं अरबी है, जबकि इसकी कार्यकारी भाषा केवल अंग्रेजी व फ्रेंच है। अगला दोस्तों है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये जाएगा ढाका और बांग्लादेश में। सार्क की प्रथम बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इसके सदस्य थे। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल किया गया। अगला 7वां टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल। इसमें विश्व विरासत स्थल। इसमें प्रश्न है हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख में एक कस्बा है जिसे हेमिस कहते हैं। यहाँ एक बड़ा तथा आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा कहा जाता है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला है भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? ये हो जाएगा हैदराबाद। फलकनुमा पैलेस भारत में स्थित हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थानों में से है, जिसका निर्माण नवाब वकार उल उमर द्वारा किया गया था, जो कि हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। यह पैलेस हैदराबाद स्टेट से संबंध रखता है, जिस पर बाद में निजामों द्वारा आधिपत्य किया गया। यह फलकनुमा में 32 एकड़ क्षेत्र पर बना हुआ है तथा चार मीनार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फलकनुमा का तात्पर्य होता है आसमान की तरह अथवा आसमान का आईना। अगला प्रश्न है पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो यह जाएगा दलाई लामा से। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मी के मौसम में नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में है। अगला है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा का हो जाएगा कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली की कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 के लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। भारत का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां स्थान। प्रश्नकाल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर इटली 47, स्पेन 39, जर्मनी 37, फ्रांस 37, चीन 34, मैक्सिको 27 के बाद भारत 26वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। भारत को विश्व धरोहर सूची में
7वां स्थान प्राप्त है, जबकि एशिया में भारत को चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। 8वां टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा जवारा। क्या हो जाएगा? जवारा। धमाल, खोरिया तथा झूमर हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है, जबकि जवारा मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। जवारा नृत्य गरासिया जाति द्वारा होली के अवसर पर पुरुष तथा महिला दोनों के द्वारा युगल रूप में किया जाता है। फाग, डॉक, लूर, गुग्गा, जागोर आदि हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है। शास्त्रीय नृत्य कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पद चाप तथा विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है। कथकली केरल की, भांगड़ा पंजाब तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? तो हो जाएगा संगीत अकादमी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई। यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करती है। ललित कला अकादमी की स्थापना कला के लिए 1954 ईस्वी में तथा साहित्य अकेडमी की स्थापना 1955 में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो ये हो जाएगा संतूर। क्या हो जाएगा? संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। ये हो जाएगा सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी। उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। पंडित नारायण जी, आशिक अली खान, साबरी खान, संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष अन्य प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। अगला है तीरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा राजस्थान का। तीरताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरा बांधकर इस नृत्य को करती हैं। अगला है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा? वायलिन। आगे है इसमें भारत की कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक निम्नलिखित हैं। तो सितार का पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी एवं विलायत खान इत्यादि। सरोद का हो जाएगा अमजद अली खान, अली अकबर खां एवं अलाउद्दीन खां इत्यादि। बांसुरी का पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष इत्यादि। तबला का अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज एवं किशन महाराज इत्यादि। वायलिन का डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग एवं संगीता राजन इत्यादि। संतूर के विश्व कुमार शर्मा और वीणा का एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है शहनाई से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई संगीत
वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? दिया जाएगा उदय शंकर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उदय शंकर ने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य और संस्कृति से परिचय करवाया और भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगला है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दिया जाएगा कथक। कथकली, बल्ल तोलत, नारायण मेनन, उदय शंकर, भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मणिपुरी गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह। कथक का बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज और लच्छू महाराज। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? दिया जाएगा तबला। आगे है, वाद्य यंत्र और वादक। तो तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान, बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। आगे है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटक का, भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने के शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा गुड़ी पड़वा। क्या हो जाएगा? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। उगादि पर्व भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। आगे है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक शिराजी मिश्रा ने गोद लिया था। हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। पद्मश्री से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी 1908 से 1977 ईस्वी वाराणसी की रहने वाली प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। बचपन में ही इनके माता पिता स्वर्गवास हो जाने पर इनका लालन पालन इनकी मौसी गायिका राजेश्वरी देवी ने किया। इनके गुरु शियाजी मिश्रा थे। अपने गुरु के बारे में सिद्धेश्वरी कहती थी कि कोई भी अधिक उदार और स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो ये हो जाएगा चरकुला। क्या हो जाएगा? चरकुला। आगे है इसमें, चरकुला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े चरकुला लोक नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य
मुख्यतः ब्रज मथुरा देश क्षेत्र वासियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रख कर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इनमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, जबकि रासलीला में कृष्ण की लीलाओं का मंचन तथा रामलीला में राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है, ये है राजस्थान का। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनकी लहंगी का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मिथिला में। भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध शैली मधुबनी है। यह बिहार की मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। प्रारंभ में यह चित्रकारी रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे यह दीवारों एवं कपड़ों पर की जाने लगी है। अगला है, यहाँ बताना कला का अभ्यास भारतीय उप महाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र, बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा नेपाल के कुछ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने वाली यह चित्रकला धीरे धीरे आधुनिक रूप में दीवारों, कपड़ों एवं कागज पर उतर आई है। मधुबनी चित्रकला शैली का विकास 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ये जाएगा मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 1966 में पद्म श्री, वर्ष 1973 में पद्म भूषण तथा 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो हो जाएगा गुरु नानक देव की। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक देव जी अच्छे सूफी कवि थे। हिंदी साहित्य में नानक जी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव है। यह 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? तो ये हो जाएगा 2019। कुंभ मेला संसार का सबसे बड़ा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। इस कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में किया जाता है।
इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के मिलन स्थल संगम पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद में वर्ष 2019 में 15 जनवरी से 4 मार्च तक अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया गया। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व खेल। इसमें ओलंपिक, विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन अबू धाबी में किया गया। आगे है इसमें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन 14 से 21 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया था। पश्चिम एशिया के किसी देश ने इस खेलों का पहली बार आयोजन किया। इस आयोजन में 190 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया। 284 सदस्यीय भारतीय दल ने 14 खेलों में भाग लिया तथा 368 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिसमें 85 स्वर्ण, 154 रजत तथा 129 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का इस विशेष ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 16वीं विशेष ओलंपिक विश्व खेल वर्ष 2023 में बर्लिन में आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो हो जाएगा साउथ सूडान। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला नया देश दक्षिण सूडान है। रियो ओलंपिक खेलों के आगामी आयोजन स्थल इसमें है 31वां ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील और 2016, 32वां टोक्यो जापान 2020, 33वां पेरिस फ्रांस 2024 और 34वां लॉस एंजिल्स अमेरिका 2028। 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों को प्रतिस्पर्धा होगी? तो ये हो जाएगा 42। 31वीं ओलंपिक खेल 5 से 21 अगस्त 2016 के मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में प्रस्तावित है। 7 से 18 सितंबर 2016 को रियो डे जेनेरियो में पैरा ओलंपिक प्रस्तावित है। रियो ओलंपिक में गोल्फ और रग्बी सेवन दो नए खेल को लेकर कुल 42 खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? तो हो जाएगा श्री जेस। रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री जेस थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है? तो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। आगे है इसमें दोस्तों वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलक प्रतियोगिता 69 किग्रा में पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994, राजीव गांधी खेल रत्न 1995 तथा पद्म श्री 1999 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो हो जाएगा 67वें। रियो ओलंपिक 2016 में भारत 2 पदक, 1 कांस्य और 1 रजत के साथ पदक तालिका में 67वें स्थान पर रहा। 121 पदक जीतकर अमेरिका शीर्ष पर रहा। पदक तालिका में ब्रिटेन दूसरे 67 तथा चीन 70 पदक तीसरे स्थान पर रहा। अगला है किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? तो हो जाएगा शिवा थापा। भारतीय खिलाड़ी
शिवा थापा ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालिम्पिक की मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक 24वें और पैरालंपिक खेलों 13वें की मेजबानी बीजिंग चीन करेगा। उल्लेखनीय है कि इस मेजबानी के साथ बीजिंग ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। अगला है टॉपिक राष्ट्रमंडल। इसमें है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले शीर्ष 5 देश निम्न हैं: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड। आगे है 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या है? इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें आपका अगला ऑप्शन है ये रहा। इसमें आपका ए सही हो जाएगा, पीपल, प्लेस और पैशन। आगे है इसमें बी सही होगा, गलती हो गया, शेयर द ड्रीम। आगे है वर्ष 2018 में 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेल एवं एशियाई खेल के बाद तीसरी सबसे बड़ी बहु खेल स्पर्धा है। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य शेयर द ड्रीम था, जबकि वर्ष 2022 में 22वीं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। अगला है एशियाई खेल। इससे प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो ये हो जाएगा नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय गान हम सैकड़ों फूल हैं जय जय नेपाल है। यह राष्ट्र गान याकुल माइला द्वारा रचित तथा प्रदीप कुमार राय द्वारा संगीतबद्ध किया गया। इनकी घोषणा 3 अगस्त 2007 को श्री सुभाष चंद्र बोस ने मावांग द्वारा की गई। अगला है शूटिंग। इसके प्रश्न है, इनमें से किसे हनोवर ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? ये हो जाएगा हिना सिद्धू। भारतीय निशानेबाज हिना सिद्धू ने जर्मनी के हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फ्रांस के मैचिल्ड लेमोल को हराया। अगला प्रश्न है, भारत की अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? तो हो जाएगा निशानेबाजी का। अयोनिका पाल एक भारतीय महिला निशानेबाज हैं। ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम वर्ष 2014 में रजत पदक तथा एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है टेनिस। इसमें प्रश्न है, 2019 में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये हो जाएगा राफेल नाडाल ने। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के विजेता पुरुष एकल विजेता राफेल नाडाल, पुरुष युगल विजेता जुआन बेस्टियन कबाल तथा रॉबर्ट फराह, महिला एकल विजेता बियांका एंड्रीस्कू, महिला युगल विजेता एलिस मर्टेंस तथा ए सबलेनका हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। एंडी मरे के शानदार प्रदर्शन के बल पर ब्रिटेन ने टेनिस के डेविस कप के वर्ष 2015 के फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 3-1 से मात देकर ब्रिटेन को 79 वर्षों के बाद डेविस कप का खिताब दिलाया। अगला है विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता कौन है? तो हो जाएगा साइना मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। विंबलडन ओपन 2015 के महिला डबल में भारत की सानिया मिर्जा तथा स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिगिंस ने एलेना वेस्निना तथा एकाटेरिना की जोड़ी को 7-5 से 7, 7 से 6 तथा 7 से 5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वर्ष 2019 में महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले में सिह सू वेई ताइवान और बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य ने जीडे ब्रोकोवस्की तथा वाई झू को 6 से 2 तथा 6 से 4 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा एंडी मर्रे। वर्ष 2016 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब एंडी मर्रे ब्रिटेन ने मिलोस राओनिक कनाडा को हराकर जीता, जबकि वर्ष 2019 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराकर खिताब अपने नाम किया। अगला है सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा टेनिस से जुड़े हैं। सर्व और वाली टेनिस से जुड़ी खेल शब्दावलियाँ हैं जिसमें एक खिलाड़ी द्वारा खेल शुरू करने के लिए गेंद को रैकेट से मारकर दूसरे खिलाड़ी के पाले में भेजना सर्व कहलाता है तथा गेंद को जमीन पर उछलने से पहले रैकेट द्वारा मारना वाली शॉट कहलाता है, जबकि गेंद के टप्पा खाने के बाद लगाया जाने वाला शॉट हाक वाली कहलाता है। अगला है महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की विजेता का नाम बताइए। तो हो जाएगा नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2019 का आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यह टूर्नामेंट वार्षिक रूप से खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। इस प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता जापान की नाओमी ओसाका तथा पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच रहे। इसके साथ ही पुरुष युगल वर्ग में पियरे ह्यूगेस हर्बर्ट और निकोलस माहुत तथा महिला युगल वर्ग में सामंथा स्टोसुर और झांग सुआई विजेता रहीं। अगला है किसने महिलाओं के एकल वर्ग में 2016 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीता? तो हो जाएगा एंजेलिक कर्बर। क्या हो जाएगा एंजेलिक कर्बर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता सेरेना विलियम्स को जर्मनी के खिताब एंजेलिक केरबर ने फाइनल मैच में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016 को अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच, उप विजेता हैं राफेल नडाल, महिला विजेता नाओमी ओसाका और उप विजेता पेट्रा
क्यूतोवा। अगला है फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो हो जाएगा नोवाक डिजोकोविक। फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने एंडी मरे को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन 2017 तथा 2018 के पुरुष विजेता राफेल नडाल हैं। फ्रेंच ओपन 2019 पुरुष सिंगल विजेता राफेल नडाल, महिला सिंगल विजेता एशले बार्टी, पुरुष डबल विजेता केविन क्रिएट्स तथा एंड्रियास मेयर और महिला डबल विजेता तिमोशेवा बोस व क्रिस्टीना मलादेनोविच है। अगला है WTA डबल फाइनल जीत के साथ सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कितने मैचों की एक नाबाद जीत का सिलसिला कायम किया? तो ये हो जाएगा 24 मैच। WTA डबल फाइनल जीत के साथ सानिया मिर्जा भारत और मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड 29 मैचों की एक नाबाद जीत सिलसिला कायम किया। यह जोड़ी 2015 तक लगातार 25 जीत दर्ज की थी। आयोग ने जब प्रश्न पूछा तब यह संख्या 22 थी। अगला प्रश्न है विंबलडन 2018 महिला एकल की विजेता कौन है? तो हो जाएगा एंजेलिक कर्बर। विंबलडन 2018 महिला एकल विजेता एंजेलिक कर्बर है। विंबलडन 2019 के विजेता उप विजेता इस प्रकार हैं। पुरुष एकल तो नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर। महिला एकल में सिमोना हालेप, तो उप विजेता है सेरेना विलियम्स। युगल पुरुष युगल तो है जुआन सेबेस्टियन और उप विजेता है निकोलस माहुत। इसमें और युगल पुरुष युगल में है जुआन सेबेस्टियन और काबेल रॉबर्ट फराह। और इसमें हो जाएगा उप विजेता में निकोलस माहुत, एडार्ड राजर वेसेलिन। महिला युगल में हो जाएगा आई डोडिग व एच जैन, आर डिडिस्टेट, जे आस्टा पेंको। अगला है महिला एकल विंबलडन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता? तो ये हो जाएगा एंजेलिक कर्बर। क्या हो जाएगा? एंजेलिक कर्बर। आगे है फुटबॉल, इसे मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।